Okay, let's start. Okay, recording has started. Let's start. तो पहला सवाल शुरू करते हैं. Let me change the color of the ink to black. Yes. तो पहला सवाल करते हैं. Prove that cot x into cot 2x, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, माइनस cot 2x into cot 3x माइनस cot 3x into cot x is equal to 1. ये आपको प्रूफ करना है एंड आई एम गिविंग यू सम टाइम. हाँ, कितनों का हो गया बोलो. ये कौन कौन हो गया, कितनों का? और ओझा तेरा हो गया? ओके ओके, तो भी हो गया तो बहुत अच्छा. यस, तो आप इसको cot 3x इज इक्वल टू cot, हाँ यस, तो आप इसको cot 3x इज इक्वल टू cot 2x प्लस एक्स करके करो, या फिर cot 2x इज इक्वल टू cot 3x माइनस एक्स करके करो. कैसे भी करो सेम रिजल्ट आना ही है ना. जैसे कि हमें पता है कि वी नो, प्रूफ करते हैं, स्टार्ट करते हैं. ये इधर से इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं. तो आप इसका प्रूफ कैसे स्टार्ट कर सकते हो? वी नो, इधर आप कोई आप में से अगर ऐसा लिखता है कि 2x प्लस एक्स इज इक्वल टू 3x, या फिर 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, या फिर 3x माइनस 2x इज इक्वल टू x. बस 3x 2x x के बीच में एक रिलेशन लिखना है. लिखने के बाद दोनों साइड में कॉट ले जाना है, तो आपका काम हो जाएगा. याद है, पढ़ाया था, टेकिंग कॉट ऑन बोथ साइड्स. तो ये तीनों में से किसी से भी शुरुआत आप कर सकते हो बिंदास. सेम आंसर आपका आएगा, प्रूफ हो जाएगा. आपको याद होना चाहिए. तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया हूँ तो यस. तो टेकिंग कॉट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में कॉट ले जाते हैं. तो cot 2x प्लस एक्स इज इक्वल टू cot 3x. और बेटा cot a प्लस b का फॉर्मूला अगर आप याद करो तो नीचे क्या रहता है भाई? cot b प्लस cot a. मैं बोला था कि आप cot a प्लस cot b लिखने से चलेगा, लेकिन फॉर्मूला को याद रखो, क्योंकि cot a माइनस b का नीचे रहता है ना cot b माइनस cot a, राइट? याद होगा आपको. यस. एंड न्यूमरेटर में क्या होगा बेटे? ना cot a इंटू cot b -1. ये फॉर्मूला आपको पूरा मतलब ऑन द टिप ऑफ योर टंग रहना चाहिए. तो बेटे क्या लगाएंगे इधर? वही a b लिखा है, तो cot 2x इंटू cot x -1 डिवाइडेड बाई cot b प्लस cot a, मतलब cot x प्लस cot 2x इज इक्वल टू cot 3x. आप लिख सकते हो cot 2x प्लस, एक ही बात है. तो आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसके बाद कर देना है. ये होता है cot 2x इंटू cot x -1 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो cot x इंटू cot 3x, मतलब cot 3x इंटू cot x, देन प्लस cot 3x इंटू cot 2x. तो सारे चीज़ को लेफ्ट में ले आओ, बस -1 को राइट में ले आओ, तो आपको अपना प्रूफ मिल जाएगा. ये चीज़ राइट, ये चीज़ आपको मिल जाएगा. क्लियर? यस. ना बस. तो -1 को उस साइड में ले गए तो 1 हो जाएगा, और बाकियों को इस साइड में ले आओ, तो ये हो जाएगा cot 2x इंटू cot x माइनस cot 3x इंटू cot x माइनस cot 3x इंटू cot 2x इज इक्वल टू -1 इस साइड में आ गया 1 वाला. यू गॉट योर प्रूफ, राइट? यू गॉट योर प्रूफ. बहुत इजी है, कुछ इसमें डिफिकल्ट नहीं है. इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, खाली बस आपको cot a प्लस b का फॉर्मूला याद रखना है, इतना ही बस. उसके बाद पूरा कोई भी 7th क्लास का बच्चा अगर उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना आता है वो खुद भी कर लेगा. 7th क्लास का बच्चा का पढ़ाई है. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे उतरते हैं. यह है क्वेश्चन नंबर 1 किए थे अभी. क्वेश्चन नंबर 2 पे उतरते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 बेटे है. लेट मी जस्ट, गुड इवनिंग.
Yes, question number 2. Find the equation of the hyperbola. कौन बोला रे? सर हाइपर Sir, hyper. हाइपर हाँ, hyperbola. Yes. Find the equation of the hyperbola whose conjugate axis is 5 and distance between the foci is 13. Find the equation of the hyperbola whose conjugate axis is 5 and distance between the foci is 13. Considering it a horizontal hyperbola with a center at origin, तो एक हॉराइजॉन्टल हाइपरबोला जिसका सेंटर ओरिजिन में है, मतलब आपका सीधा साधा जो मतलब जो एनसीईआरटी वाला हाइपरबोला है ना, दो टाइप का हाइपरबोला होता है, हॉराइजॉन्टल हाइपरबोला, वर्टिकल हाइपरबोला। तो ये हॉराइजॉन्टल हाइपरबोला है एंड उसका सेंटर ओरिजिन में है पूरा आपका मतलब एनसीईआरटी का हाइपरबोला। उसके बारे में आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखा है ना, कॉन्जुगेट एक्सिस का लेंथ दे रखा है एंड फोकाई दोनों के बीच में डिस्टेंस दे रखा है। अच्छा, कॉन्जुगेट एक्सिस का लेंथ को हम क्या लिखते हैं एंड ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ क्या लिखते हैं? थिंक अगेन, ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ को क्या लिखते हैं एंड कॉन्जुगेट एक्सिस का लेंथ को क्या लिखते हैं? सर 2a 2b 2a 2b, isn't it? यस सर यस। ऊपर रहता है b, नीचे रहता है b, लेकिन पूरा लेंथ को 2b। ट्रांसवर्स एक्सिस दोनों वर्टिसेस के बीच में जो दूरी है पूरा हाइपरबोला का दोनों वर्टिसेस के बीच में जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस जो कि लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस होता है और उसका लेंथ क्या होता है? 2a होता है ना। एंड कॉन्जुगेट एक्सिस जो होता है उसका लेंथ होता है 2b। तो आपको कॉन्जुगेट एक्सिस का लेंथ दे रखा है, मतलब 2b का वैल्यू दे रखा है। फोकाई दोनों के बीच में डिस्टेंस 13 दे रखा है एंड फोकाई के बीच में डिस्टेंस क्या होता है भाई? फोकाई हाइपरबोला की इधर एक फोकस होता है, इधर एक फोकस होता है, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस 2c है ना, 2c। क्लियर? तो लेंथ ऑफ द कॉन्जुगेट एक्सिस 2b, लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस 2a, फोकाई के बीच में दूरी 2c। तो आपको 2c का वैल्यू दे रखा है, 2b का वैल्यू दे रखा है और बोल रहा है हाइपरबोला हॉराइजॉन्टल है, सेंटर ओरिजिन में, फाइंड इट्स इक्वेशन। स्टार्ट। देखते हैं सबका हो गया। स्क्वायर बाय 36 y स्क्वायर बाय 25 बाय 4 इक्वल टू 1। सो लेट्स सी। तो चलो शुरू करते हैं बेटे। ये हाइपरबोला का आपको आंसर में देखो बेटे, इसका आपको कॉन्जुगेट एक्सिस का लेंथ दे रखा है, मतलब 2b का वैल्यू आपको दे दिया। 2b क्या है? 5। दोनों फोकाई के बीच में डिस्टेंस दे रखा है जो कि 2c होता है, which is 30। लेकिन हाइपरबोला का इक्वेशन निकालने के लिए आपको b के साथ a का वैल्यू जानने की जरूरत है, c नहीं। तो इसका मतलब हमें a का वैल्यू निकालना है। और हाइपरबोला का इक्वेशन में, हाइपरबोला के केस में सी ए बी के बीच में रिलेशन आपको याद होना चाहिए कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और मैंने भी आपको ये भी ट्रिक बताया था कि कैसे आप याद रखोगे कि एलिप्स के केस में सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है एंड हाइपरबोला के केस में सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। कैसे याद रखोगे उसका तरीका मैंने आपको बताया था कि एलिप्स का इक्वेशन में बीच में प्लस होता है
तो उसके केस में सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, मतलब उल्टा पूरा माइनस प्लस का माइनस। हाइपरबोला के इक्वेशन में बीच में माइनस रहता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। हॉरिजॉन्टल का बात कर रहा हूँ। और वर्टिकल का होता है वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो उसमें माइनस रहता है, तो इसका जो सी ए बी के बीच में रिलेशन सी स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उल्टा इक्वेशन में माइनस और सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर जो रिलेशन सी स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बड़े इधर आपका तो ए स्क्वायर का वैल्यू कैसे निकालेंगे ना, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 2c का वैल्यू 13 है तो c का वैल्यू क्या होना चाहिए 13/2। 2b का वैल्यू 5 है तो b का वैल्यू क्या होना चाहिए 5/2। तो बड़े सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 13/2 का स्क्वायर 169/4 माइनस 5/2 का स्क्वायर कितना होगा 25/4 तो बड़े 4 लेते हैं एलसीएम 116 माइनस 25 116 माइनस 25 कितना होता है 144/4। तो ए होता है एक पॉजिटिव नंबर, ए इज अ पॉजिटिव नंबर क्योंकि एक लेंथ होता है, तो ऑब्वियसली ए बी सी तीनों पॉजिटिव नंबर होते हैं। तो ए स्क्वायर क्या होगा इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट 12/2। आप गलती से मत कर देना कि मतलब प्लस और माइनस 12/2 मत लिख लेना, ए इज अ पॉजिटिव नंबर। तो ए का वैल्यू कितना आ गया बेटे 6 राइट। तो इट इज अ हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। कौन बोला, अरे कौन बोला हाइपरबोला। यस। तो हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला और सेंटर इसका क्या है ओरिजिन है, दे रखा है सवाल में। तो हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला में एक्स स्क्वायर के आगे प्लस होता है, वर्टिकल हाइपरबोला में वाई स्क्वायर के आगे प्लस होता है, आपको खाली याद रखना चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला में और ए स्क्वायर बी स्क्वायर का जगह सेम टू सेम रहता है ना। मैं खाली याद दिलाता हूँ, हॉरिजॉन्टल का केस में एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर के आगे प्लस है मतलब हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में खाली एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपना जगह चेंज करेंगे, बाकी ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपने जगह पर टिके रहेंगे, है ना। वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। भाई कैसे ऐसा होता है आपको बताया भी था, क्योंकि एक्सिस अपना रोल रिवर्स कर लेते हैं। एक्सिस का रोल रिवर्स हो जाता है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का काम करने लगता है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस का काम करने लगता है। तो खाली आपको एक्स वाई का जगह चेंज करना है इक्वेशन को बदलने के लिए। आई होप यू गेट माय पॉइंट राइट, रिमेंबर एवरीथिंग। यस सर। तो बस तो काम तमाम। तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ए का वैल्यू कितना है 6, तो एक्स स्क्वायर बाई 36 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, बी का वैल्यू कितना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी 5/2, तो बी का स्क्वायर कितना होगा 25/4 राइट। तो 4 ऊपर चला जाएगा इज इक्वल टू 1, इतना ही आया है राइट। यस यस ओके नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, तो नेक्स्ट सवाल करने से पहले हम एक चीज़ जान लेते हैं बेटे। सर उसको 4 जो सर ऊपर लेंगे या नीचे रखेंगे? नीचे रखो चलेगा, ऊपर भी ले जाओ चलेगा, एक ही बात है ना। दैट इज द सेम थिंग, दैट इज द सेम थिंग, गॉट इट। यस सर। यू कैन कीप इट लाइक दैट, लेकिन सुंदर दिखाते हैं हम। मैंने आपको बताया था कि मैथमेटिक्स फिजिक्स में हम मैथमेटिशियंस या फिर फिजिसिस्ट जो होते हैं क्या करते हैं ना, सुंदरता के ऊपर भी ध्यान देते हैं कि जो इक्वेशन हम लिखते हैं वो इक्वेशन थोड़ा सुंदर दिखे। क्योंकि इक्वेशन अगर बेटे गंदा दिखा तो उसको याद रखने में मुश्किल होता है, उसको देखने में मतलब तकलीफ होता है। तो आप देखोगे फिजिक्स का बहुत सारे इक्वेशंस जानबूझकर कहीं पर आप वैसे ही छोड़ सकते हो, लेकिन उसको थोड़ा ऐसा सिंप्लीफाई करके लिखा जाता है ताकि वो सुंदर दिखे, क्यूट दिखे। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? इक्वेशन क्लियर? यस सर। हाँ बस। सो इक्वेशन मस्ट लुक नाइस ऑल्सो, प्रेजेंटेशन मैटर करता है साइंस में। ओके, तो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हाँ, और ये सवाल करने से पहले हम एक फॉर्मूला को रिकॉल करेंगे कि बेटे अगर आपका एक्स वाई प्लेन में कोई पॉइंट x1 y1 नाम का एक पॉइंट है, देयर इज अ पॉइंट इन द एक्स वाई प्लेन हुज कोऑर्डिनेट्स आर x1 y1, और एक स्ट्रेट लाइन है जिसका इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। Find the perpendicular distance of this point P from the straight line.
परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस। तो फॉर्मूला कितनों को याद है? Yes. sir. बेटे लाइन का इक्वेशन sir. का, mod of यस लाइन का equation by root over of x square plus b. यस लाइन का इक्वेशन जो है वो पहले तो आपको जनरल फॉर्म में देना चाहिए, या फिर जनरल इक्वेशन फॉर्म में देना चाहिए। मतलब राइट हैंड में आपका जैसे भी करके जीरो रहना चाहिए, नहीं तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। राइट हैंड में जीरो रहना चाहिए, बाकी सब लेफ्ट हैंड में रहना चाहिए स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में। अब क्या करोगे ना, इक्वेशन में स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड है उसमें जहाँ पर एक्स वाई लिखा है उधर ये पॉइंट का जो दोनों कोऑर्डिनेट्स को सब्स्टिट्यूट करोगे तो ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी उसका मॉड डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रिमेंबर इट, राइट? राइट? Yes, sir. अच्छा, Yes. क्या हो मैं अगर आपको ये पॉइंट एक्स वाई दे दूं, इफ आई गिव दिस पॉइंट आज एक्स वाई इंस्टेड ऑफ x1 y1 एक्स वाई, सो व्हाट विल डू द सेम, फॉर्मूला बदल जाएगा क्या? यू विल डू द सेम। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में एक्स वाई का जगह क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? एक्स वाई सब्स्टिट्यूट करोगे। मेरा बात समझ रहे हो? तो वही एक्स वाई रहेगा। मेरा Yes, बात sir. क्लियर? एवरीबॉडी Yes, sir. गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. Yes. सो लेट्स मूव ऑन टू ए क्वेश्चन। ओके, एक क्वेश्चन पे आते हैं। सवाल है क्वेश्चन नंबर, ये कितना नंबर का सवाल है? Third Two. number. ये थर्ड होगा, यस थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सवाल है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। वेल ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में नहीं है। दिस क्वेश्चन इज नॉट इन योर एनसीईआरटी। इस टाइप के सवाल आप कर सकते हो, आपको आइडिया मैं दिया हूँ, आपके ब्रेन में आइडिया को इम्प्लांट कर चुका हूँ, मतलब थ्योरी में, लेकिन ऐसा सवाल नहीं किए थे। तो ये सवाल देखते हैं। और मैंने आपको बोला था बेटे कि पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स जो हम आपके एनसीईआरटी में पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे हम ले रहे हैं क्या? स्टैंडर्ड ले रहे हैं। मतलब सेंटर ओरिजिन, पैराबोला का वर्टेक्स ओरिजिन है ना, एलिप्स हाइपरबोला इनका सेंटर ओरिजिन, और पैराबोला का एक्सिस आइदर पॉजिटिव एक्स एक्सिस या फिर नेगेटिव एक्स एक्सिस या फिर पॉजिटिव वाई एक्सिस या फिर नेगेटिव वाई एक्सिस। एलिप्स का भी जो मतलब जो दोनों एक्सिस होता है ना, मेरे बात याद आ रहा है कि नहीं? मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अलंग पे। हाइपरबोला में भी ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस, वही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अलंग पे लेते हैं। लेकिन थोड़ी जरूरी थोड़ी ना है कि ऐसा ही हमेशा पैराबोला हाइपरबोला हो। पैराबोला एक शेप है, वो किधर भी हो सकता है, किधर भी हो सकता है, उसका ओरिएंटेशन किधर भी हो सकता है। बस उसका एक फिक्स्ड लाइन होगा जिसको हम डायरेक्ट्रिक्स बोलेंगे, एंड एक फिक्स्ड पॉइंट होगा जिसको हम फोकस बोलेंगे। ठीक है? तो सवाल ये कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला whose focus is at -1, -2 and the directrix is the line x minus 2y plus 3 is equal to 0. Well, this question is not very difficult actually. Not very difficult. Actually, this question is extremely easy. और ये सवाल का आंसर आपको करना जरूरी है फ्रॉम एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, है ना? बेसिक सा सवाल है। अच्छा, पहले सवाल को समझते हैं कि ये कोई पैराबोला है जिसका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। डायरेक्ट्रिक्स है, दिस इज डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स फिक्स्ड लाइन होता है, आपको याद होना चाहिए। फोकस इसका किधर है? -1, -2। फोकस है, कोई पॉइंट है किधर? -1, -2। मैं क्यों पूरा ओरिजिन वगैरह नहीं लिया हूँ? क्योंकि हमें पता नहीं ना किस टाइप के पैराबोला निकलने वाला है। राइट? क्लियर? और आप देख सकते हो इसका जो फोकस है, क्या ये कोई एक्सिस पर है? इज द फोकस ऑन एनी एक्सिस? नो, राइट? इसका फोकस कोई भी एक्सिस पर नहीं है। क्लियर? क्या इसका जो डायरेक्ट्रिक्स है वो वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन है? नो,
एब्सोल्युटली नॉट। वर्टिकल लाइन का इक्वेशन क्या होता है, x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। हॉरिजॉन्टल लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। लेकिन ये ना तो वर्टिकल है ना तो हॉरिजॉन्टल है, तो ये कोई एक स्ट्रेट लाइन है डायरेक्ट्रिक्स है, और ये फोकस किधर भी है। तो ऐसा कोई एक पैराबोला होना चाहिए, राइट, ऐसा कोई एक पैराबोला होना चाहिए। देयर इज सम पैराबोला, राइट, जिसका हमें इक्वेशन निकालना है। Yes. Yes, sir. तो जैसे ही हम पैराबोला के इक्वेशन का डेरिवेशन किए थे, वही प्रोसेस से इसका भी आंसर निकलेगा, क्योंकि डेरिवेशन ही होगा अभी। बेटे, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला in terms of the directrix and the position of the directrix and the focus? कि पैराबोला ऐसा कर्व होता है, उसके ऊपर कोई भी पॉइंट लो, उसका डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस। ये पैराबोला के ऊपर मैं किधर भी कोई भी पॉइंट ले जाऊं, उस पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स जो कि फिक्स्ड लाइन है, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू उस पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस। यही होता है पैराबोला का डेफिनेशन। याद है आप लोगों को? इसका एक्सेंट्रिसिटी 1 होता है। याद है आप लोगों को? हेलो एवरीबॉडी, गेट इट? Yes, sir. ओके। तो ये जो पैराबोला के इक्वेशन, ये जो पैराबोला के इक्वेशन हमें निकालना है, लेट देयर बी ए जनरल पॉइंट ऑन दिस पैराबोला x, y। मानो पैराबोला के ऊपर एक जनरल पॉइंट है x, y। ये पॉइंट जनरल क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये पॉइंट या पैराबोला के ऊपर किधर भी हो सकता है, किधर भी हो सकता है। तो ये पॉइंट का एक्स वाई के बीच में मैं अगर रिलेशनशिप निकाल दिया, दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ दिस कर्व, ऑफ दिस पैराबोला। बिकॉज वही होता है कर्व का इक्वेशन, कि कर्व के कोई भी कर्व है, उस कर्व के ऊपर जो इन्फाइनाइट पॉइंट्स है, वो सारे पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट के बीच में जो कॉमन रिलेशनशिप है, दैट कॉमन रिलेशनशिप इटसेल्फ इज द इक्वेशन ऑफ दैट कर्व। तो ये पैराबोला का इक्वेशन क्या होगा ना, इस पैराबोला के ऊपर जो कोई रैंडम पॉइंट्स हैं, उनके एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट के बीच में जो रिलेशनशिप, तो मैं एक जनरल पॉइंट एक्स वाई लेता हूँ, और अगर एक्स वाई को लेके मैं एक इक्वेशन निकाल दिया, दैट इक्वेशन विल बी द इक्वेशन ऑफ दिस पैराबोला, क्योंकि ये पॉइंट पैराबोला के ऊपर किधर भी हो सकता है, राइट। तो एक्स वाई के बीच में रिलेशनशिप आ गया। एंड अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, पैराबोला का डेफिनेशन के हिसाब से दिस पॉइंट P, और ये जो डायरेक्ट इसका नाम है डी डैश दे देता हूँ, और फोकस का नाम F दे देता हूँ, PQ इसका नाम देता हूँ। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, PQ मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, PF, isn't it? PQ मस्ट बी इक्वल टू PF, राइट, क्योंकि पैराबोला के ऊपर है, where P is a general point. Everybody get it, right? Yes, sir. Okay. Yes, sir. तो पॉइंट P से डायरेक्ट्रिक्स Yes, sir. के प्रति, पॉइंट P से डायरेक्ट्रिक्स के प्रति परपेंडिकुलर डिस्टेंस अभी मेजर करेंगे। तो अभी पढ़ाया था, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दे रखा है जनरल फॉर्म में, पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें पता है। तो बेटे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, खाली बेटे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड में x का जगह x, y का जगह y, मतलब वही का वही रहेगा, खाली मॉड देंगे, डिवाइड बाय रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आई होप यू रिमेंबर, राइट। सो x माइनस 2y Yes, sir. प्लस 3 का मॉड डिवाइड बाय रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एंड व्हाट इज a हियर? 1। व्हाट इज b हियर? -2। सो 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू pf, दिस डिस्टेंस। वेल, वी हैव 2 पॉइंट्स, तो डिस्टेंस फॉर्म लगा सकते हैं 2 पॉइंट के बीच में, x माइनस -1, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो x माइनस -1 मतलब x प्लस 1 का स्क्वायर, प्लस y माइनस -2 मतलब y प्लस 2 का स्क्वायर। सॉरी, मैं इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूँ, अच्छा नहीं दिख रहा है, डायरेक्ट ऐसा है, ठीक है, डी डैश, हाँ, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस, ये 2 है, राइट, -2 दिया था, तो -1 -2, यस। तो y माइनस -2 मतलब y प्लस 2 का होल स्क्वायर का रूट ओवर इज द डिस्टेंस बिटवीन P एंड F, राइट। अब सुनो, गले का हड्डी कौन है अभी बेटे? ये जो अम्ब्रेला, ये जो छतरी, और इधर जो मॉड, ये दोनों हैं गले का हड्डी। गले का हड्डी पहले उतारेंगे, पहले इनका काम तमाम करेंगे। जब तक बेटे मॉड चीज रहेगा, तब तक आप इक्वेशन को कैसे करोगे?
ये स्क्वायर रूट रहेगा तो कैसे करोगे, एक्स वाई को खुला 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 हवा में सांस लेने दो, मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं, प्रिजन से मुक्ति दो। तो बेटा उसके लिए आपको खाली याद दिला दूँ बेटे में कि हमने पढ़ रखे थे कि अगर कोई रियल नंबर एक्स है तो उसका मॉड का स्क्वायर जो होता है उसका स्क्वायर भी वही होता है। जैसे कि -3 का मॉड का स्क्वायर जो होगा -3 का डायरेक्ट स्क्वायर निकाल दो वही आएगा ना। -3 का मॉड होता है 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, -3 का डायरेक्ट स्क्वायर निकालो भी 9, 3 का मॉड का स्क्वायर इज डायरेक्टली 3 का स्क्वायर। तो बात ये है कि कोई भी रियल नंबर का मॉड करके स्क्वायर निकालो, जो आंसर आएगा डायरेक्ट स्क्वायर निकाल दो वही आंसर आने वाला है। तो इधर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे। करने से क्या होगा न, इस तरफ से स्क्वायर रूट से मुक्ति मिल जाएगा, और इधर बड़े प्यार से हम लिख सकते हैं कि किसी का मॉड का स्क्वायर जो है डायरेक्ट उसी का स्क्वायर वही है। मेरे बात समझ रहे हो? तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। भाई देखो इस चीज का स्क्वायर करो, मतलब न्यूमरेटर का स्क्वायर बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। बेटे न्यूमरेटर का स्क्वायर मॉड करके स्क्वायर करना जो है डायरेक्ट स्क्वायर लिखना वही है। तो x - 2y + 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, बेटे इसका जब स्क्वायर करोगे, पहले नंबर क्या है बेटे नीचे ये 1 और ये 4, 1 + 4 5, राइट। तो √5 का स्क्वायर 5, क्लियर, इज इक्वल टू, बेटे इधर स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा क्योंकि स्क्वायरिंग कर रहे हो तो स्क्वायर रूट पूरा गायब। क्या रहेगा बेटे ना, x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y + 2 का होल स्क्वायर, क्लियर। तो लिख देते हैं इधर आज मॉड x का स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर, एंड दूसरा आज स्क्वायर रूट x का रूट ओवर का स्क्वायर इज इक्वल टू x, क्लियर। यस सर। अब बेटे हो गया, अब हो गया, बाकी आई होप खुद कर लोगे। क्या करना है आपको, खाली सिंप्लीफिकेशन करना है। ये पूरा स्क्वायर खोलोगे, ये पूरा कंप्लीट, ये पूरा स्क्वायर खोलोगे। ए स्कूल में पढ़े थे ना बेटे, a + b + c का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाओगे, a² + b² + c² प्लस, हेलो याद है ना भाई? यस यस। फिर 2 × ab + bc + c याद है? बस तो वही फॉर्मूला लगा के ऊपर का स्क्वायर खोलोगे, 5 को क्रॉस करोगे, इसको भी खोलोगे, कुछ काटा कुटी हो जाएगा। ऑब्वियसली आप समझ सकते हो इस साइड में वो x² एक आएगा, एक y² भी आएगा। इस साइड में जब स्क्वायरिंग करोगे भी x² एक आएगा, कुछ काटा कुटी वगैरह वगैरह होगा, करके सिंप्लीफाई करके फाइनली द इक्वेशन दैट यू विल रीच अपॉन, दैट इज द इक्वेशन ऑफ दैट पैराबोला। तो बेसिकली दिस, इसको थोड़ा सा सॉल्व सिंप्लीफाई करने के बाद यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। कितनों को लगता है इसको सॉल्व खुद से कर पाओगे? सॉल्व Yes, करने, sir. हाँ Yes, सॉरी, आई एम यूजिंग द रॉन्ग वर्ड, सॉल्व नहीं, सिंप्लीफाई। आई एम यूजिंग द रॉन्ग वर्ड, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर, सुंदर दिखवाना है, मेकअप वेकअप थोड़ा लगाना है, थोड़ा इसको क्रॉस करना है वगैरह वगैरह करके थोड़ा सा सुंदर दिखाना है। बाकी काम एक्चुअली हो गया। तो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। कितनों को ये पूरा ये क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 4, यस। in a GP the third term is 24 and the sixth term is 192. Find the 10th term. Start. Yes. 3072. Yes, sir. Yes, sir. 3072. Very good. हाँ क्या हुआ हो जा 3000 Sir, 3007. 302। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके, तो चलो हम भी कर लेते हैं, रिकॉर्डिंग हो रहा है तो यस। तो बेटा जीपी है, जीपी का 10th टर्म का वैल्यू निकालना है। तो बेसिकली 10th टर्म का वैल्यू मतलब T10 विल बी कॉल्ड, या फिर A10 आप जो भी लिखो, आपको A10 ज़्यादा लिखना पसंद है, मुझे पता चल चुका है। तो A10 विल बी इक्वल टू व्हाट, A × R⁴ 9। A इज़ फर्स्ट टर्म, R इज़ कॉमन रेशियो, और आपको फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो दोनों का वैल्यू पहले चाहिए, उसके बाद जाके आप 10th टर्म का वैल्यू निकाल सकते हो। और फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल मतलब दो पैरामीटर, और दो पैरामीटर का वैल्यू निकालने के लिए दो इक्वेशन चाहिए, और दोनों इक्वेशन को बनाने के लिए दो पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होता है। और इधर हमें दो इंफॉर्मेशन दे रखा है, एक
ये जीपी का थर्ड टर्म, एक इन्फॉर्मेशन, दूसरा इन्फॉर्मेशन जीपी का सिक्स्थ टर्म। तो दो इन्फॉर्मेशन, दो वेरिएबल, दोनों का वैल्यू निकल जाएगा, राइट। थर्ड टर्म दे रखा है A3 इज इक्वल टू 24 एंड सिक्स्थ टर्म देखा है A6 दे रखा है 192। तो अगर इसका फर्स्ट टर्म A एंड कॉम्बिनेशन आर है तो बेटा ए आर स्क्वायर का वैल्यू क्या दे रखा है बेटा बताओ? 24। 24. ए आर टू द पावर 5 का वैल्यू दे रखा है 192। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। वेल, इक्वेशन सॉल्व करने में हमारा एक ही मकसद होता है, एक ही टारगेट होता है हमेशा, कि जो दो वेरिएबल को उनको एक दूसरे से अलग करना, जुदा कर देना। और इधर ये ए आर, इन दोनों को एक दूसरे से जुदा करने का एक ही तरीका है। और बेटे किसी इक्वेशन, आइदर इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में डिवाइड कर दो या फिर इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में डिवाइड कर दो। तो बेटे लेफ्ट हैंड में लेफ्ट हैंड डिवाइड करो, राइट हैंड में राइट हैंड डिवाइड करो, तो ए कैंसिल होने वाला है, राइट। इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1। तो बेटे ए आर टू द पावर 5 डिवाइड बाई ए आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 192 डिवाइड बाई 24। ए कट गया, तो आर टू द पावर 5 बाई आर टू द पावर 2 कितना होगा? 5 माइनस 2 3, आर टू द पावर 3। और इधर काटाकूटी क्या किया बेटा बताओ? थोड़ा मल्टीप्लिकेशन में मैं करूँ, क्या होगा? ये 8, डायरेक्ट, वेरी गुड। तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2, है ना। अच्छा, बाकी हर नंबर का 2 क्यूब रूट होता है, सॉरी 3 क्यूब रूट होता है Yes, sir. एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी दोनों क्यूब रूट क्या होंगे? 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर, है ना, याद है? Yes, sir. Yes, yes, sir. हाँ Yes, sir. हाँ, चलो ठीक है, हाँ सब याद है, ये सर बोल देते हैं। चलो ठीक है, वो एंट्रेंस के लिए आपका सिलेबस में नहीं है, छोड़ो। तो r इज इक्वल टू 2 आया, तो बेटा r इज इक्वल टू 2 आया, तो आप किसी एक इक्वेशन में डाल दो तो a का वैल्यू पता चल जाएगा। अगर मैं इक्वेशन 1 में डाल देता हूँ, पुटिंग r इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 में अगर डाल दिया तो इक्वेशन 1 क्या बोलता है? ए आर स्क्वायर इज इक्वल 24। तो r का जगह 2 डाले तो a जाएगा क्या बेटा? 24 बाई 2 का स्क्वायर 4, तो a इज इक्वल टू व्हाट? 6। तो बस a मिल गया, r मिल गया, डाल दोगे इसमें, आगे चले। Yes, sir. ओके, ये कितना नंबर का सवाल था? 3. 3। अभी तक 3 हुआ है, सर 5 सर। 4 हो गया। ये पांचवा क्वेश्चन होगा, पांचवा Yes, पांचवा sir. पांचवा क्वेश्चन होगा। अच्छा सुनो, तो पांचवा क्वेश्चन है कि इफ a इज इक्वल टू 2 3 4 5 6 7 8 9। बेटा आज क्या बन रहा है हमारा? खिचड़ी बन रहा है। क्या बन रहा है? अरे क्या बन रहा है? समीक्षा। खिचड़ी। हाँ खिचड़ी बन रहा है बेटे, हाँ पूरा पुलाव बन रहा है, उसमें सारे चीज़ें मिलावट है। मतलब पाराबोला भी चला गया, हाइपरबोला चला गया, सर्कल नहीं गया है लेकिन स्ट्रेट लाइन एक चला गया ना, कुछ ना कुछ बीच बीच में सब चीज़ें चले जाते हैं धीरे धीरे करके, है ना। तो अच्छा है ना, ऐसा ही रिवीजन होना चाहिए। मेरा बात समझ रहे हो कि नहीं? Yes, Okay. sir. Yes. Yes. Yes, sir. ताकि आपको सारे चैप्टर के साथ आपका थोड़ा थोड़ा मतलब ताल्लुकात रहे। लेट आर बी ए रिलेशन ऑन सेट ए डिफाइंड बाय। और बेटा आर सेट ए के ऊपर रिलेशन, इसका क्या मतलब है? ऑन ए मतलब ए टू ए रिलेशन, है ना, ए टू ए। हाँ मतलब ए इंटू ए जो कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसका कोई एक सबसेट होगा आर, है ना। रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट, राइट? Yes, Okay. Defined by r is equal to x comma y such that x belongs to a, y belongs to b, sorry y belongs to a। एक सेकेंड रुको गाइस प्लीज। Yes, sir. sir. Yes, Yes. yes, sir. हाँ अरे b क्या, b किधर से आ गया? अरे b कहाँ से उड़ के आ गया? b कहाँ से? x comma y belong to Recording. a। एक्स का मोबाइल हाँ है। यस, रिकॉर्डिंग ऑन है, Sir, recording recording. हाँ ऑन यस। और उसके बाद भी कर्ली ब्रैकेट किधर आया? एक्स वाई के बीच में रिलेशन होगा ना, नहीं तो रिलेशन इसका नाम क्यों है? हाँ होगा चाहिए। Yes. अच्छा तो रिलेशन है एक्स डिवाइड्स वाई। अच्छा एक्स डिवाइड्स वाई मतलब समझ में आता है ना, जैसे कि हम बोलते हैं कि 2 डिवाइड्स 14, मतलब क्या होता है? Remainder 0. Is it? हाँ मतलब 14 इज डिविजिबल बाय 2, प्लीज 14 इज डिविजिबल बाय 2, है ना। तो बस समझ लो। तो दिस इज द रिलेशन आपको गिवन है, और आपको सवाल क्या दे रखा है वो सुन लो।
सवाल है कि फाइंड आर इन रोस्टर फॉर्म। पहला बात है रोस्टर फॉर्म में आर को निकालना है, और दूसरा बात है डोमेन निकालना है इसका, और तीसरा बात है रेंज भी आपको ये रिलेशन का निकालना है। तो स्टार्ट। और एंड यस आरो डायग्राम भी बनाना है, यू ऑल्सो हैव टू ड्रॉ द आरो डायग्राम। देखो लेट्स स्टार्ट रिकॉर्डिंग। यस अब सुनो, बिल्कुल दुखी मत हो जाना, कभी भी दुखी मत होना। आप ये समझ लेते हो हमेशा कि गलती सिर्फ आपसे होता है, गलती आपके टीचर से भी होता है कि नहीं? आपके सामने हम गलती करते कि नहीं? शर्मा दे गया। एवरीबडी मेक्स मिस्टेक्स से ही तो लर्न करते हैं। तो कभी गुड इवनिंग, कभी दुखी मत हो जाना, ठीक है ना? कहीं पर गलती हो गया, क्लियर? और कभी कभार क्या हो जाता, हाँ कभी कभार कुछ गलतियाँ ऐसे हो जाते हैं, वो क्यों होते हैं पता है ना? तरतर से करने से हो जाते हैं। और सही बात है, मैं तो यहाँ पर आपको तरतर कर रहा हूँ, राइट? क्योंकि बहुत जल्दी करने के लिए बोला, तो मैं थोड़ी ना आपको टाइम दिया जितना टाइम चाहिए। मेरे बात समझ लो कि नहीं? तो दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। तो सेट ए से ए तक हम रिलेशन बनाएंगे, मतलब ए का एलिमेंट्स के साथ ही पेयर करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। ऐसे पेयर करेंगे कि हर पेयरिंग का फर्स्ट मेंबर के द्वारा सेकेंड मेंबर डिविजिबल हो, मतलब सेकेंड मेंबर फर्स्ट मेंबर के द्वारा डिविजिबल हो। या फिर ऐसा बोल सकते हो कि फर्स्ट मेंबर इज अ फैक्टर ऑफ द सेकेंड मेंबर, फर्स्ट मेंबर इज द फैक्टर ऑफ द सेकेंड मेंबर। तो एक एलिमेंट को एक एलिमेंट के साथ ही पेयरिंग करना है। तो बेटे सर 14 ऑर्डर है। हाँ 2,2 2,4 रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो यस 2,6 2,8 आ जाएगा। यस सर। उसी तरह 3,3 3,6 3,9 4,4 4,8 भी आ जाएगा, उसमें 8 है शायद, आई होप। यस सर। पूरा 1 से लेके 9 तक है क्या? 5 सॉरी 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरा 9 तक है। अच्छा ठीक है ओके, यस बहुत बढ़िया है। 5 के बेटा देखो ना, 2 का फैक्टर है, सही है नहीं? 3 का फैक्टर है, 5 का फैक्टर है, और फिर 5 डिवाइड्स 5, सही बात है ना? 6,6 7,7 8,8 9,9 well you got yourself your relation, clear or not everybody? यस सर। तो अगर ऑर्डर पेयर बनाए तो इसमें 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें भी 2 3 4 5 6 7 8 9। तो गंदा दिखेगा तो चला देते हैं 2 से 2 2 से 4 2 से 6 2 से 8। अच्छा बेटा एट द फर्स्ट ग्लैंस क्या ये फंक्शन हो पाएगा? अरे ये फंक्शन हो पाएगा पहला फर्स्ट ग्लैंस से? नो सर, नहीं ना। एक इनपुट का एक से ज़्यादा आउटपुट आ रहा है। 3 से 3 का, 3 से 6 का, 3 से 9 का, 4 से 4 का, 4 से 8 का, और 5 से सिर्फ 5 का, और 6 से सिर्फ 6 का, 7 से सिर्फ 7 का, 8 से सिर्फ 8 का, 9 से सिर्फ 9 का। मतलब फंक्शन होने का पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है, मतलब डोमेन का एवरी एलिमेंट एंगेज है। लेकिन दूसरा कंडीशन में फेल मार जाता है, क्योंकि डोमेन का एवरी एलिमेंट का 1 एंड ओनली 1 एलिमेंट होना चाहिए। अच्छा डोमेन क्या होगा बेटे? सारे ऑर्डर पेयर का फर्स्ट मेंबर्स है ना, 2 मतलब 2 एक ही बार लोगे, 3 4 5 6 7 8 9 डोमेन। रेंज क्या होगा बेटे? सेकंड एलिमेंट का सेकंड में हर ऑर्डर पेयर का सेकंड मेंबर का सेट, राइट? यू गॉट इट राइट? ओके यस 4 5 6 ओके, सो लेट्स मूव ऑन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कितना होगा बेटे? जल्दी बताओ, मुझे जाना है एक जगह, जल्दी बताओ। 6 नंबर 6 अच्छा 6 हाँ। ओके फाइंड द डिस्टेंस between the parallel lines y is equal to mx plus c and y is equal to mx plus c dash। तो ये दोनों पैरेलल लाइन दे रखे हैं, डैश हैं, डैश, ये दोनों पैरेलल लाइन दे रखे हैं, और हमें इन दोनों के बीच में डिस्टेंस
निकालना है। अच्छा मुझे कैसे पता चले पैरेलल लाइन है, एम एम दे रखा है ना, स्लोप दोनों का इक्वल है, राइट, slope. दे हैव इक्वल स्लोप है। एंड बेटा अगर सी सी Sir, दोनों mod कर of एक एक यस The mod of mod of the mod of C minus just C minus C dash divided by root over of 1 plus एम स्क्वायर। वेरी गुड वेरी गुड, लिसन लिसन एक मिनट लिसन। दोनों का अगर सी सी एक कर देता तो क्या हो जाता है बेटा, एक ही लाइन हो जाता है, कोइंसिडेंट हो जाता है ना, तो वाई इंटरसेप्ट अलग अलग हो जाता है, लेकिन स्लोप इक्वल है, पैरेलल है, ठीक है। तो बट ये आप तो डायरेक्ट फार्मूला बता दिए, लेकिन ये क्वेश्चन में मतलब जिससे मैं आपको ये सवाल दे रहा हूँ, एमटीजी जो आपका जो ये होता है एमटीजी का मैगजीन है ना, एमटीजी का पर मंथ मैगजीन आता है जो मैथ टुडे, उसी से मैं आपको सवाल दे रहा हूँ। तो सवाल में उसके सवाल में उसने इसको प्रोसेस से करने के लिए बोला है, मतलब डिराइव करने के लिए बोला है, ठीक है। तो डिराइव भी कर लेते हैं। क्लियर एवरीबॉडी लिसनिंग? ओके yes Yes, sir. sir. हाँ Yes, sir. Yes. ओके Yes sir. ओके। तो फिर मैं खाली एक फार्मूला पहले रिकॉल करवा देता हूँ कि बेटे दो फार्मूला मैंने आपको पढ़ाया था, दो फार्मूला पढ़ाया था। एक फार्मूला पढ़ाया था केस 1, अगर आपको लाइन के इक्वेशंस अगर आपको जनरल फॉर्म में दे रखे हैं, दो पैरेलल लाइन के इक्वेशन अगर आपको जनरल फॉर्म में दे रखे हैं, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू 0 एंड एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू 0, दोनों पैरेलल लाइन है। a1 बाई ए टू इज इक्वल टू b1 बाई b2, वही होता है पैरेलल होने का कंडीशन। और दूसरा बात है कि ये फार्मूला तब अप्लाई करोगे जब दोनों का x कोफिशिएंट सेम टू सेम होना चाहिए, दोनों का y कोफिशिएंट सेम टू सेम होना चाहिए। और अगर नहीं होगा तो क्या करना होगा, अभी मैंने बता दिया था, आई होप आप लोगों को याद है। तो बेटे इसका दोनों पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस क्या होना भाई बेटे, c1 माइनस c2 का मॉड डिवाइडेड रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? Yes, sir. हाँ, दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस हर जगह सेम होता है, क्लियर, हर जगह डिस्टेंस सेम होता है ना, पैरेलल होते हैं ना। अच्छा, और बेटे केस 2 में आपको याद दिला दूं, अगर दो पैरेलल लाइन का इक्वेशन आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में दे रखा है, एक का इक्वेशन दे रखा है mx प्लस c1, दूसरा का इक्वेशन दे रखा है mx प्लस c2, ये भी दो पैरेलल लाइन, ये भी दो पैरेलल लाइन, लेकिन इन दोनों का जनरल फॉर्म में दे रखा था स्लोप इंटरसेप्ट। तो इनके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा ना, c1 माइनस c2 का मॉड डिवाइड बाई रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है, याद रखना। और ये फॉर्मूला अप्लाई करते वक्त याद रखना कि पूरा का ये जनरल इक्वेशन होना चाहिए, राइट साइड में 0 0 होना चाहिए, पूरा कंडीशन Yes, sir. ऐसे ही होगा तभी अप्लाई कर सकते हो। तो चलो ये सवाल को करते हैं। तो बेटा हमारे पास एक लाइन L1 है जिसका नामकरण कर लेते हैं L1, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। दूसरा लाइन में L2, दूसरा लाइन है L2 जिसका नाम है जिसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अच्छा बेटा तरतर होने से क्या गलती होता है, मैं आपको क्यों बार बार बोलता हूँ तरतर हो आंसर मत करो, आपको मेरे से ही पता चल जा रहा होगा ना, जब मैं तरतर होके बोलता हूँ तो बोल देता हूँ गलत है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. हाँ Yes, sir. हाँ, ये नेचुरल है। आप तरतर होगे तो आपका ब्रेन एंड हाथ के बीच में सिंक्रोनाइजेशन नहीं रहेगा, तो हौले हौले करोगे। सुबह मैंने क्यों धीरे धीरे पढ़ाया, बहुत धीरे धीरे पढ़ाया, क्यों न्यू चैप्टर था, मैं अगर तरतर होकर पढ़ा देता कुछ नहीं समझ पाते, ठीक है, ओके Yes, sir. ठीक है। सो लेट्स फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस। वेल बेटे मुझे एक बात बताओ, ये दोनों लाइन का जो इक्वेशन दे रखा है, ये दोनों लाइन का इक्वेशन में दोनों का y इंटरसेप्ट आपको पता चल रहा है, राइट? एक का y इंटरसेप्ट c है, दूसरा का y इंटरसेप्ट c डैश है, राइट? Yes, sir. तो मैं एक क्रूड डायग्राम बनाता हूँ, रॉफ में एक क्रूड डायग्राम बनाते हैं और डेरिवेशन कर लेते हैं। नहीं, डेरिवेशन भी मैं किया था, मुझे याद आ रहा है धीरे धीरे। ये है हमारा y एक्सिस। एक्चुअली मुझे जगह जाना है बेटे, ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट कल रिवीजन करेंगे, ठीक है? तो ये y एक्सिस है, Yes. ये x एक्सिस है। बेटे दो लाइन है L1 L2, मैं ऐसे बनाया, आपका मर्जी, आप ऐसे बनाओ ना, एक लाइन L1 बनाना है बस, और एक लाइन L2 बनाऊंगा जो कि इसके साथ पैरेलल होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइंस। तो और एक लाइन बना देता हूँ L2, दे आर पैरेलल लाइंस। थोड़ा और दूरी पे बनाते हैं, थोड़ा सुंदर दिखेगा। पूरा सेंटर के थ्रू पास कर गया, जरूरी सेंटर के थ्रू पास अगर कर जाता है तो बेटा उसका y इंटरसेप्ट 0 हो जाता है ना। हाँ, y इंटरसेप्ट तो 0 मैंने नहीं दिया हूँ, तो सेंटर के थ्रू पास मत करवाना, बस दिस। तो ये L1 है, L2 है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन L1 का y इंटरसेप्ट c है, तो इसका मतलब L1
जो पॉइंट पर y एक्सिस को कट कर रहा होगा उसका y कोऑर्डिनेट c होना चाहिए एंड ऑब्वियसली x कोऑर्डिनेट 0 होगा। L2 जिस पॉइंट पर y एक्सिस को कट कर रहा है उसका बेटे y कोऑर्डिनेट c डैश होना चाहिए एंड x कोऑर्डिनेट ऑब्वियसली 0 होगा, राइट। now I want to find the distance between these two parallel lines. well, अब यहाँ पर आप दो चीज़ में से कोई एक चीज़ कर सकते हो, दो में से कोई एक चीज़ कर सकते हो और आपको सेम आंसर ऑब्वियसली मिलेगा। एक प्रोसेस क्या है ना बेटे, आपको L1 के ऊपर एक पर्टिकुलर पॉइंट, मानो मैं पॉइंट P ले लेता हूँ और ये पॉइंट Q ले लेता हूँ। आपको L1 के ऊपर एक पॉइंट मिल गया P जिसका कोऑर्डिनेट है 0,c। L2 का इक्वेशन भी आपको पता है एंड व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ L2? y is equal to mx plus c dash. Well guys, can I write the equation of L2 in general form? Of course. mx minus y plus c dash is equal to 0. Well, you got yourself the general equation, haven't you? Look, x plus by plus is equal to, you got it right? I took the y to this side. Yes, sir. Yes, sir. तो L2 का जनरल इक्वेशन मुझे मालूम है mx माइनस वाई प्लस सी डैश इज इक्वल टू 0। ये पॉइंट P है। और भाई दो पैरेलल लाइन के बीच में दूरी हम कैसे मेजर करते हैं? कोई एक पैरेलल लाइन, उन दोनों में से कोई एक में एक पॉइंट ले जाओ, दूसरे अपोजिट लाइन के प्रति एक परपेंडिकुलर खींच दो, वही जो डिस्टेंस होगा दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस, इजंट इट? Yes, sir. Yes, sir. तो मुझे अभी क्या करना है, बस ना पॉइंट P से L2 के प्रति परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करना होगा एंड दैट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, सेम आंसर आएगा कि पॉइंट Q से L1 के प्रति परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप मेजर कर सकते हो, एक ही बात है, सेम आंसर आएगा। यू गेट माई पॉइंट सो फार? ओके, तो कोई एक करना है, Yes, sir. तो कोई एक करना है, तो मैं P से L2 के प्रति परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करता हूँ। तो P का कोऑर्डिनेट क्या है 0,c एंड L2 का इक्वेशन, अच्छा मैंने L2 का इक्वेशन जनरल फॉर्म में क्यों लिखा, कौन बताएगा? था तो ऐसा तो था, क्यों ऐसा लिखा बेटे? पॉइंट से कोई भी स्ट्रेट लाइन के प्रति परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करने का जो फॉर्मूला याद है ना, ax1 प्लस by1 प्लस c का मॉड डिवाइड बाय रूट ओवर a स्क्वायर b स्क्वायर, उसके लिए लाइन का इक्वेशन जनरल फॉर्म में देना चाहिए, देना होता है। याद आ रहा है कि नहीं मेरा बात? हेलो, Yes, sir. यस। तो ये जो पॉइंट P है उसका जो कोऑर्डिनेट्स है ना, कोई पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट 0c है और एक स्ट्रेट लाइन है जिसका इक्वेशन है mx माइनस वाई प्लस सी डैश इज इक्वल टू 0। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करना चाहते हो तो क्या करोगे भाई? जनरल इक्वेशन के लेफ्ट में x के जगह y के जगह 0c पुट कर दो, ठीक है ना? m इंटू 0 माइनस सी प्लस सी डैश, ठीक है? मॉड याद है बेटे, x1 प्लस by1 प्लस c1 का मॉड, सॉरी प्लस c का मॉड डिवाइड रूट ओवर a स्क्वायर b स्क्वायर, तो डिवाइड रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और इधर a क्या है बेटे? m है, m का स्क्वायर एंड b क्या है? -1 है ना? अबे जनरल इक्वेशन में Yes, x sir. का कोफिशिएंट को a बोल रहा हूँ, y का कोफिशिएंट को b Yes, बोल sir. रहा हूँ। तो बेटे m इंटू 0 0, तो क्या रहा? c डैश माइनस c का मॉड -1 का स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर। Yes, sir. अच्छा, और पता है अगर आप Q से P तक का अगर डिस्टेंस मेजर करते, अब डिस्टेंस तो सेम ही आना है ना ऑब्वियसली, लॉज पैरेलल लाइन है डिस्टेंस है, तो आपको फॉर्मूला क्या आता बताता हूँ खाली, C माइनस सी डैश का मॉड आता, या अगर C माइनस सी डैश का मॉड आता, की फर्क पड़ता है बे? A माइनस बी का मॉड जो है B माइनस A का मॉड भी वही है, की फर्क पड़ता है? मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? Yes, sir. So finally, Yes, sir. Yes, sir. finally you got yourself your answer. So this much for today, and tomorrow we'll do revision class only for listen every day, almost every day, not every day, one day, every other day, एक दिन छोड़ के हम इवनिंग में 30 मिनट्स का रिवीजन क्लास करते हैं। 30 मिनट्स, ज़्यादा नहीं, 30 मिनट्स, 30 मिनट्स करके जाते हैं। मेरे बात समझ रहे हो? और आपको मैं जैसे कि बताया था कि Yes, ये sir. मंथ फरवरी एंड हो जाएगा, Yes, sir. फरवरी एंड तक आपका लिमिट डेरिवेटिव ओवर हो जाएगा। तो मार्च के फर्स्ट 2-3 दिन बस स्टैटिस्टिक्स, उसके बाद पूरा मतलब एंटायर मार्च महीना पूरा रिवीजन किया जाएगा। खाली सवाल जवाब, नो थ्योरी नथिंग,
Okay, only from NCERT, no other book, no entrance, nothing. Only from Yes, NCERT. Okay. Yes, sir. Yes, sir.